कंप्लेंट। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको वीडियो के नीचे जो है ऐसा रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, तो इस पर क्लिक कीजिए। और कई लोग कंप्लेन करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर हमको नोटिफिकेशन नहीं मिलते। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब पे क्लिक करते हो तो फिर वहां पे एक बेल आइकन बना आएगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा कि पूरे नोटिफिकेशन मिलेंगे जो भी हमारे द्वारा वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी के बारे में, जिसका पार्ट 13 यहाँ पर आप लोगों के सामने। अभी हम संसद पढ़ रहे हैं, इसमें भी हम संसद से रिलेटेड कुछ और चीजें पढ़ेंगे जो रह गई। क्योंकि एक ही पार्ट में अगर संसद को मैं बताता तो लगभग वीडियो 2 घंटे का चला जाता, इसलिए मैंने इसको जो है टुकड़ों में बताया, आधे आधे घंटे वीडियो में। तो आज हम इस पार्ट में कुछ संसद से रिलेटेड चीजें और देखते हैं जो रह गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे हम अनुच्छेद 99 से 100 की, जिसके अंतर्गत क्या है आपका कार्य संचालन। ठीक है, कार्य संचालन है 99 से 100। तो 99 में क्या है देखिए, पहले अगर हम बात करें आर्टिकल 99 की, आर्टिकल 99 की अगर हम बात करें तो यहां पर है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। सदस्यों के द्वारा शपथ यानी कि जो ओथ होता है वो कौन दिलाता है, कैसे लेते हैं, क्या होता है, ये सब चीजें हम जानते हैं। तो आर्टिकल 90 में सबसे पहले है क्या, तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है कि ये है संसद के जो सदस्य हैं उनका ओथ कैसे होगा, वो शपथ कैसे ग्रहण करेंगे, उसको शपथ कौन दिलाएगा, इन सब चीजों का वर्णन दिया गया आर्टिकल 19 में। तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति, कौन, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, यानी कि राष्ट्रपति या तो दिलाएगा, और अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो नियुक्त किया गया है उसके समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार, जो तीसरी अनुसूची में प्रारूप दिया गया है कि कैसे आपको शपथ लेना है, शपथ लेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि संसद जो है आपका, उसके जो सदस्य हैं कौन उनको दिलाएगा, तो दिलाएगा आपका राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति नहीं है किसी कारणवश तो उसके द्वारा निमित्त या नियुक्त व्यक्ति है, उसके समक्ष जो है शपथ लेगा कौन, संसद के जो सदस्य होंगे, और उस पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा, क्योंकि रिटर्न भी जरूरी है तो वो उस पर अपने सिग्नेचर भी यहाँ पर कर देगा। तो इस तरीके से जो है संसद के जो सदस्य हैं वो शपथ लेते हैं आर्टिकल 99 के साथ। बात करते हैं आर्टिकल 100 की। 100वां नंबर का आर्टिकल, इसमें क्या होगा देखिए, सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की करी करने की शक्ति, यानी कि कार्य करने की शक्ति, और गणपूर्ति की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, पावर्स, वोटिंग, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है 100 में। इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक सदन की बैठक में या सदन की संयुक्त बैठक कैसे लगती है, आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाना चाहिए। यानी कि जो संसद है उसमें जो भी आपका उपबंध है, प्रत्येक सदन है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, जो भी उसमें बैठकें हो रही हैं, तो जो सभापति होगा या अध्यक्ष होगा या उसकी जगह पे जो भी कार्य कर रहा होगा, उस व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। यानी कि मेनली बात यह की जा रही है कि अध्यक्ष और यहाँ पर सभापति, यानी कि अगर राज्यसभा में बात करेंगे तो वहां पर सभापति आएगा, तो इन और जो अध्यक्ष के रूप में मान लीजिए कार्य कर रहा है, तो उनको छोड़कर बाकी जो व्यक्ति उपस्थित है, उन जो मत देने वाले हैं उनके बहुमत से ही किया जाएगा। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति क्रमतः मत नहीं देगा, किंतु बराबर मत होने की दशा में निर्णायक मत देगा। वही बात हो गई कि वोटिंग हुई, 50-50% की वोटिंग हो गई, तो अब एक जो वोट होगा वो सभापति या फिर आपका अध्यक्ष दोगा, तो वो जिसको भी दे देगा वो वाली पार्टी जीत जाएगी यहाँ पर। तो ये चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति पर भी उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी, और यदि बाद में यह पता चला कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाही में उपस्थित रहा या उसने मत दिया या अन्यथा भाग लिया है, तो संसद की कोई कार्यवाही विद्यमान होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है, बात यह बोली जा रही है कि संसद में मान लीजिए
लोकसभा में बैठक चल रही है, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन 10-15 दिन हो गए, उसके बाद पता चला कि उसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मान लीजिए शपथ नहीं लिया, या फिर वो अयोग्य था आपके संसद के सदस्यता पाने के लिए, और उसने 10 दिन भाग भी लिया, उसने जो है वोटिंग भी की, सब कुछ किया, लेकिन पता चला 11वें दिन, तो उसमें जो है संसद की कार्यवाही वैसी ही रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस काम ये होगा कि जो सदस्य था जिसने ये सब काम किए हैं, वो प्रतिदिन के हिसाब से उस पर 500 रुपए का जुर्माना होगा। तो 10 दिन के 5,000 रुपए यहाँ पर जमा करेगा, और फिर उसको सदस्य रिलेटेड चीजें यहाँ पर देखी जाएंगी। तो ये चीजें है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितना जो है फाइन लगता है, तो 500 रुपए जो है यहाँ पर फाइन लिया जाता है। तीसरा पॉइंट, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगा, यानी कि 1/10। मैंने बताया ना, संसद में आपको 1/10 और 14 दिन, ये तो, और 6 महीने, ये 3 चीज बिल्कुल याद रखना है, जिसमें से 6 महीने और 1/10 तो परफेक्ट याद ही होना चाहिए, क्योंकि हर जगह ये आपको मिल जाएंगे। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास कि किसी सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है, मान लीजिए 1/10 भाग नहीं है, तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक कि गणपूर्ति ना हो। वही है कि 1/10 भाग अगर सदस्य नहीं है तो संसद को स्थगित कर देना चाहिए अध्यक्ष के द्वारा, या फिर उस समय जो भी अध्यक्ष पद पर विद्यमान है। ये चीजें बोली गई हैं पॉइंट नंबर 4 में। अब बात करते हैं हम 101 से 104 सदस्यों की निर्हरताएं, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर, यानी कि क्या क्या उनके पास चीजें होंगी तो वो क्वालिफाई करेगा, या फिर नहीं होंगी तो वो उसके अयोग्य होगा। ये चीजें हम बात करेंगे। तो बात करते हैं पहले 101 की। तो स्थानों का रिक्त होना, कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, बनी सी बात है, या तो वो राज्यसभा का सदस्य होगा या फिर वो लोकसभा का होगा, दोनों का सदस्य वो नहीं होगा एट अ टाइम। जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसे एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी, यानी कि वो जो है आपका राज्यसभा के लिए भी नियुक्त हो गया और लोकसभा के लिए भी नियुक्त हो गया, तो उसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, संसद की जो विधि है, कानून व्यवस्था है, उसके द्वारा किसी एक सदन को उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का वो भाग नहीं बन सकता। अब यदि संसद के किसी सदन का सदस्य, क्या बोला जा रहा है, अनुच्छेद 102 के खंड 1 और खंड 2 में वर्णित किसी निर्हरता से ग्रस्त हो जाता है, यानी कि इस खंड में जो भी वर्णित है उससे अगर या वो चीजें उस पर लागू हो जाती हैं तो क्या होगा, देखिए। यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देगा और उसका त्यागपत्र यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष के द्वारा स्वीकार किया जाएगा, यानी कि उसको ये पता चला कि अनुच्छेद 102 के खंड 1 और 2 के अनुसार वह क्या है कि अयोग्य है, किसी सदन का सदस्य बनने के लिए उसके पास पात्रता नहीं है। तो अगर उसको पता चलता है तो वो तुरंत ही एक एप्लीकेशन लिखेगा और उसमें अध्यक्ष को संबोधित करेगा, या अगर राज्यसभा का व्यक्ति है तो राज्यसभा के सभापति को संबोधित करेगा और अपना त्यागपत्र यथाशीघ्र, यानी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनको देगा। सभापति और अध्यक्ष का भी यही काम होगा कि वो जल्दी से जल्दी उसको स्वीकारें और उस प्रस्ताव को पारित कर दें। ये चीजें होंगी। तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, यानी कि एक व्यक्ति जो था अब उसने इस्तीफा दे दिया तो वो स्थान क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, खाली हो गया। परंतु खंड खा में निर्दिष्ट त्यागपत्र की दशा में यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे, यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है, तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा, यानी कि उस पर जांच प्रक्रिया होगी कि भाई वो त्यागपत्र कैसा है, असली है या नहीं है। अगर ऐसा कुछ पता चलता है तो उस पर जो है उसको वो स्वीकार नहीं करेगा, हमारा जो सभापति होगा या जो अध्यक्ष होगा। चौथा पॉइंट, यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा यानी कि आज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित करेगा, यानी कि वही है कि अगर 60 दिन तक वो नहीं आता है तो उसके स्थान को रिक्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसको जो है पद से क्या कर दिया जाएगा,
हटा दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। परंतु 60 दिन के उक्त अवधि के लिए इसी की संगणना करने में यदि किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावासित या फिर निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहा हो, यानी कि वो 60 दिन, तो उसमें मान लीजिए बीच में 5 दिन जो है जो सदन निरस्त था, तो उन 5 दिनों को काउंट नहीं किया जाएगा, यानी कि वो 55 दिन ही हुआ। तो 5 दिन की और उसको टाइम मिल जाएगा कि अगर उस बीच में वो आ जाता है तो उसकी जो है सदस्यता निरस्त नहीं की जाएगी। ये चीजें यहाँ पर बोली गई हैं, है ना। तो आई होप कि ये चीजें आपको जो है समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये सब पॉइंट पूछ लिए जाते हैं, ये सब जो पॉइंट है तो ये लिखने की दृष्टि से भी अच्छा है और एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। क्यों? वो सब पूछ लेगा कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर उसकी अयोग्य जो है उसको अयोग्य से अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, तो 60 दिन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 102 सदस्यों के लिए निर्हरताएं। अब बात करें, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और होने के लिए जो है निर्हित होगा। कैसे? यदि वह भारत के या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर उसको धारण करने वाला जो है निर्हित ना होना, यानी सदन के विधि द्वारा घोषित किया गया है कोई लाभ का पद धारण करता है, यानी कि किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसे किसी पद पे वो हो सकता है जिसको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है कि अगर वह इस पद पे रहता है तो यह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर बोली गई हैं। यदि वह प्रकट चित्त है, ठीक है, प्रकट चित्त है और समक्ष न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, जैसा कि गांव में देखिए, यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है, यानी कि दिवालिया हो चुका है, या वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने कहीं और की नागरिकता ले ली है, तो भी वो उसका जो है सदस्य बनने के योग्य नहीं होगा। यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन इस प्रकार निर्हित कर दिया जाता है, यानी कि संसद की कोई विधि है उसके द्वारा उसको जो है अयोग्य ठहरा दिया गया। इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल उस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है। तो इन सब जगहों पर जो है नहीं उसको माना जाएगा कि वो लाभ का पद है। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निर्हित होगा, यदि वह 10वीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निर्हित हो जाए, मतलब 10वीं अनुसूची के अधीन अगर वो अयोग्य है तो वो संसद के लिए भी अयोग्य हो जाएगा। तो ये सब चीजें बताई गई हैं कि वो संसद की सदस्यता पाने के लिए आपके पास क्या क्या नहीं होना चाहिए या क्या क्या होना चाहिए, ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। बात करते हैं 103 की। यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्हरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को जो है विनिश्चय के लिए निर्देश किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। यानी कि वही चीज बात की गई कि अगर किसी तरीके से पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति है जो अयोग्य है आपके संसद के लिए, तो उसके जो निर्णय लेगा वो राष्ट्रपति लेगा, लेकिन राष्ट्रपति लेगा निर्वाचन आयोग की सलाह से। देखिए यहाँ पर लिखा होगा दूसरे पॉइंट में, जो राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा, यानी कि निर्वाचन आयोग की राय से राष्ट्रपति जो है उसको निर्देश देगा या उसको हटाएगा, जो भी करेगा राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। किसकी सलाह पर? निर्वाचन आयोग की सलाह पर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति जो है अपना विनिश्चय देगा, अपना निर्देश देगा और वह निर्देश जो है अंतिम माना जाएगा। बात करते हैं आर्टिकल 104 में क्या बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने से पहले या फिर आहरित ना होते हुए निर्हित किए जाने एवं बैठने और मत देने के लिए जो चीजें हैं वो कैसे होंगी, तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। यदि सदन के किसी सदन में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए जो है अर्हित नहीं हूं, यानी कि अयोग्य जो उसकी योग्यता है, सदस्यता है, उसके लिए वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो या फिर जो है निर्धारित कर दिया गया हो या संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के उपबंधों में ऐसा करने से प्रतिसिद्ध कर दिया गया है, यानी कि उसको संसद द्वारा यह भी बोल दिया गया है कि आप अयोग्य हो, ऐसा भी बोल दिया गया है, तो क्या होगा कि सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है मत देना है तो 500 रुपए, जो कि मैंने शुरू में आपको बताया, 500 रुपए की शास्ति। शास्ति का मतलब होता है एक तरीके का दंड,
का भागी होगा जो संघ को दे ऋण के रूप में वसूल किया जाएगा। तो वही चीज है कि 500 रुपए पर डे के हिसाब से उसको अगर वो बैठता है तो भी उसको वो जो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये चीजें थी संसद से रिलेटेड कुछ चीजें थी जो हमने देखा, और एक पार्ट आएगा जिसमें अगेन हम संसद से रिलेटेड कुछ चीजें देखेंगे और फिर संसद आपका समाप्त होगा। तो पॉलिटी अब एकदम आपके समापन पे आ चुका है, कुछ और टॉपिक बचे हैं थोड़े से जिसमें आपका पॉलिटी खत्म हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।